हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा चल रहा है मैनेजरल स्किल्स। अब तक हमने इसके 7 थ्योरी लेक्चर्स करे हैं, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक करा है। उसके अलावा कुछ वीडियोस मैंने आप लोगों को आरबीआई ग्रेड वी वाली प्लेलिस्ट के सजेस्ट करे हैं टेलीग्राम ग्रुप में और पीडीएफ्स के थ्रू, जो मैंने आप लोगों को बोला है कि आपको साथ में पढ़ना है। अब इस वीडियो सीरीज से हम लोग इसके एमसीक्यूज करने शुरू करेंगे। हर यूनिट के एमसीक्यूज करेंगे। पहले उन्हीं 7 यूनिट की बात करेंगे जो हमने थ्योरी में करी है। यूनिट 8 और 9 हम लोग तब करेंगे जब इसका दोबारा से एडमिट कार्ड की डेट्स आ जाएंगी। अभी हम लोग यूनिट 1 के एमसीक्यूज करेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट होगा यूनिट 1 के एमसीक्यूज का। ये हमारा सिलेबस है। फर्स्ट पार्ट है इसका हैंडलिंग ऑफ एचआर। तो एचआर रिलेटेड, एचआर ऑपरेशन रिलेटेड ही हम लोग इसमें एमसीक्यूज करेंगे। इस यूनिट के टोटल 30 एमसीक्यूज हम लोग करने वाले हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में 15 एमसीक्यू आएंगे, सेकंड पार्ट में 15 एमसीक्यू आएंगे। फिर हम लोग सेकंड यूनिट करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, यूनिट 7 तक ऐसे ही चले जाएंगे। यूनिट 8 और 9 जब हम लोग इसकी थ्योरी कवर कर लेंगे दोबारा एडमिट कार्ड की डेट्स आने पे या एग्जाम डेट्स आने पर, तब हम लोग इसकी थ्योरी और एमसीक्यू साथ साथ करेंगे। तब तक अभी हम लोग इन्हीं सात के लिए हम लोग सारी बात कर रहे हैं। टोटल काउंट ऑफ एमसीक्यूज अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास है। किसी यूनिट के 30 एमसीक्यूज, किसी यूनिट के 15 एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन अ बैंक इज टू। बैंक में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसका बेसिकली काम क्या है? इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, ये बैंक का इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट देखेगा। डेवलप, मोटिवेट एंड रिटेन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल? ये होता है, ये तो बिल्कुल होता है, क्योंकि एचआर का ही या एचआरएम का ही पार्ट है कि जो भी आपके कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज हैं उन्हें डेवलप करना है, उन्हें मोटिवेट करना है और उन्हें रिटेन भी करके रखना है। मैक्सिमाइज कैश रिजर्व? ये नहीं होता, ये अकाउंट्स वालों का काम है प्रॉफिट देखना। रिड्यूस ब्रांच ऑपरेटिंग आवर्स? ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का काम होता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस? ये सीईओ और ऑपरेशनल और अकाउंट्स दो तीन डिपार्टमेंट मिलकर देखते हैं। इससे एचआर का कोई पार्ट नहीं है। एचआर का काम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स से होता है। जो एम्प्लॉयज बैंक में काम करते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो वहां का ह्यूमन रिसोर्स होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, डेवलप, मोटिवेट एंड रिटेन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। HRM aims to ensure the bank has skilled, motivated, and productive employees. Every HR practices directly contribute to better customer service and organizational success. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। A branch manager notices that one employee is overloaded while another has a very little work. Which HR principle should the manager apply? ब्रांच मैनेजर ने देखा कि एक ब्रांच वाला तो ऐसा है एम्प्लॉय की जिसपे बहुत सारा काम है, दूसरे पे काम ही नहीं है। रियल सिचुएशंस ऐसी ही होती है, ये सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती। जो ज्यादा काम करता है उसे ज्यादा काम मिलता रहता है, जो ढंग से काम नहीं करता उसे काम नहीं मिलता। तो ये सिचुएशन हमेशा ऐसी रहेंगी, इसे आप नहीं बदल सकते, बट थ्योरी में तो हमें बदलनी पड़ेगी। तो इसके लिए कौन सा प्रिंसिपल चलेगा? फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ बोथ एम्प्लॉयज, रिडक्शन इन एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इग्नोर द सिचुएशन अंटिल कंप्लेंट अराइज, इंक्रीजिंग ऑफ ए वर्किंग आवर्स। तो ई पॉइंट से तो कुछ लेना देना है नहीं। अगर ऑफिस के वर्किंग आवर्स बढ़ा भी दोगे तो क्या हो जाएगा? जिस पे काम है बढ़ा हुआ उस पर तो काम रहेगा ही रहेगा, और जो मजे कर रहा है वो ज्यादा देर तक मजे करेगा। इग्नोर द सिचुएशन अंटिल कंप्लेंट अराइज। आप एम्प्लॉय के एज एन एचआर या एचआर प्रिंसिपल की जब बात करोगे तो आप एम्प्लॉय के डिससेटिस्फाई होने का वेट नहीं करोगे। कंप्लेंट इंसान तब करता है जब वो बिल्कुल थक हार चुका होता है, आप उसका वेट नहीं करोगे। रिडक्शन इन एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इससे क्या हो जाएगा? इससे भी कुछ नहीं होगा, आप बेनिफिट है ना कम करोगे, क्योंकि करोगे तो आपको सबके लिए करना पड़ेगा। इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ बोथ एम्प्लॉयज, अपना काम करने वाला एम्प्लॉय क्यों छोड़ दोगे भैया आप? तो एम्प्लॉय ट्रांसफर भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ही इसका सॉल्यूशन है। आंसर ए, फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। इक्विटेबल वर्क एलोकेशन इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। It also reduces stress, burnout, and workplace conflict. Which HR function helps employee acquire knowledge and skills required for their current job? तो, तो कौन से HR फंक्शन के अंदर एम्प्लॉयज को नॉलेज मिलती है, स्किल्स मिलती है उनके करंट जॉब के लिए? सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग होती है कि आप ये प्लान कर रहे हो कि अगर ये एम्प्लॉय चला गया या छुट्टी पर है तो इसकी जगह काम कौन करेगा। सक्सेशन प्लानिंग इज कि एम्प्लॉय के जाने के बाद या ट्रांसफर आउट होने के बाद उसके प्लेस पे कौन काम करेगा, दैट इज योर सक्सेशन प्लानिंग।
परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि आपका जो हर साल इंक्रीमेंट लगना होता है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही है उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट आएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये बिल्कुल हो सकता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपको ट्रेन किया जाता है, डेवलप किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द वर्क दैट यू आर डूइंग और यू कुड हैव बीन डूइंग। कंपनसेशन मैनेजमेंट, कंपनसेशन तो नाम से ही पता चल रहा है आप किसी चीज के लिए कंपनसेट कर रहे हो, जैसे आप ओवर टाइम कर रहे हो उसका कंपनसेशन मैनेजमेंट हुआ, या फिर आपकी लीव रिकॉर्ड का कुछ है, या फिर आपने कुछ खर्चा कर दिया उसका आप कंपनसेशन ले रहे हो। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट से भी इसका कुछ पार्ट नहीं है। रिक्रूटमेंट आपके नए एम्प्लॉयज के लिए होता है, आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए नहीं होता। यहाँ पे तो स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर देयर करंट जॉब और नॉलेज की बात हो रही है, दैट मीन्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज द राइट आंसर। और आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे हमने कोऑपरेटिव के एमसीक्यू की सीरीज में करा था ना, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते खुद से अपना आंसर टाइप करिए, वो प्लीज आप लोग करिए, तो उससे वीडियो ज्यादा इंटरेक्टिव रहता है, आप लोगों को भी सही करोगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, गलत करोगे तो मेरा सही आंसर देख के वो आंसर हमेशा के लिए रिटेन हो जाएगा। ट्रेनिंग इक्विप्स एम्प्लॉय विद जॉब स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स। कॉन्टिन्यूस लर्निंग इज एसेंशियल इन बैंकिंग, क्यों? क्योंकि रेगुलेटरी और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लगातार कुछ ना कुछ होते रहते हैं। A newly recruited employee is introduced to the bank's policies, culture, code of conduct, और work procedures. This process is called। तो जब कोई भी नया एम्प्लॉय आता है उसे बैंक या किसी भी कंपनी में भी अगर जाता है तो वहाँ की पॉलिसी से, वहाँ का कल्चर क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, काम कैसे करना है, उस काम से रिलेटेड, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसे सब कुछ सिखाया बताया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जॉब एनालिसिस? नहीं, जॉब एनालिसिस जो होता है ये तो सिर्फ आपकी उस पर्टिकुलर जॉब को एनालाइज करना होता है। प्रमोशन, प्रमोशन में आपका जो हायरार्की लेवल है वो ऊपर होता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं और पैसा बढ़ता है। डाउन साइजिंग, डाउन साइजिंग में हम लोग लोगों को निकाल देते हैं, जॉब जाती है लोगों की कि हमने डाउन साइज कर दिया कंपनी को या डिपार्टमेंट को। इंडक्शन या ओरिएंटेशन ये होता है, जैसे आप लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन लेते हो, एमबीए में एडमिशन लेते हो, तो वहां पे आप लोगों को इंडक्शन होता है कि आपको कॉलेज के बारे में सब कुछ बताया जाता है। कहीं जॉब करने जाते हो तो वहाँ पे आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग या इंडक्शन प्रोग्राम होता है, उसे ओरिएंटेशन भी कहते हैं, जहाँ पे आपको आपकी कंपनी से रिलेटेड, आपके बैंक से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सब कुछ बताया जाता है। जॉब इवेल्युएशन, जॉब इवेल्युएशन भी आंसर नहीं है इसका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। Induction familiarizes new employees with the organization and their responsibilities. It helps them become productive in a shorter period. Which of the following is the best indicator of an effective performance appraisal system? इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, बेस्ट कौन सा होता है बेस्ट इंडिकेटर? ठीक है, इट फोकसेस ओनली ऑन एम्प्लॉय मिस्टेक्स? नहीं, जब परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की बात करें और सिर्फ मिस्टेक पे बात करें तो ऐसा तो नहीं होगा। इट इज कंडक्टेड ओनली व्हेन प्रमोशंस आर ड्यू? इट प्रोवाइड्स फेयर एवोल्यूशन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट? इट इज बेस्ड ऑन मैनेजर्स पर्सनल ओपिनियन? इट इग्नोर्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स? तो देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को इग्नोर करके तो कोई भी काम नहीं होगा, तो ऑप्शन ई तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। मैनेजर के पर्सनल ओपिनियन, प्रैक्टिस में क्या हो रहा है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम रियलिस्टिक हम यहाँ पे थ्योरेटिकल उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना एग्जाम देना है। तो नहीं, थ्योरी की जब बात करते हैं तो ये मैनेजर के पर्सनल ओपिनियन पर भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी बी इसका गलत हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स फेयर एवोल्यूशन एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट, ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का सिस्टम। परफॉर्मेंस अप्रेजल में बताया जाता है कि किस तरह से इंप्रूवमेंट और किया जा सकता है, बट कंस्ट्रक्टिव मैनर में बनाया जाता है। फेयर इवेल्यूशन होता है। बी, इट इज कंडक्टेड ओनली व्हेन प्रमोशंस आर ड्यू, ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल अब जो ट्रेंड चल रहा है वो हर साल किया जाता है, और प्रमोशंस में आपको 2 साल 3 साल 4 साल का वेट करना पड़ता है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका हर साल होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इट प्रोवाइड्स फेयर इवेल्युएशन एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट। A good appraisal system identifies strength and improvement areas objectively. It supports employee development as well as organizational performance. Next question. A high performing employee consistently exceeds business targets. हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं जो कंसिस्टेंटली बिजनेस टारगेट एक्सीड कर रहा है, एंड मेंटोर जूनियर स्टाफ, तो अपने जूनियर्स को सिखा भी रहा है। व्हाट शुड द ब्रांच मैनेजर डू? तो ऐसे में ब्रांच मैनेजर के साथ ब्रांच मैनेजर को क्या करना चाहिए? रिड्यूस द एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ignore the performance to avoid jealousy, transfer the employee immediately, increase workload without recognition, recognize and reward the employee appropriately। तो देखो, ऑप्शन ए,
रिड्यूस द एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसा तो नहीं करना है, जब वो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है तो उसके काम क्यों कम करो, वो काम अच्छा कर रहा है उसे काम कर लेने दो। तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा। इग्नोर द परफॉर्मेंस टू अवॉइड जेलसी, परफॉर्मेंस इग्नोर ही क्यों करनी है, क्यों उससे जेलस होना है, तो ये भी हटाओ, ये भी आंसर नहीं होगा। ट्रांसफर द एम्प्लॉय इमीडिएटली, क्यों भैया, अच्छा खासा कोई तुम्हारे अंडर तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम काहे उसे ट्रांसफर करके उसे दूर भेजना चाह रहे हो, तो गलत बात हो गई ना। इंक्रीज वर्कलोड विदाउट रिकॉग्निशन, ये एक्चुअली में प्रैक्टिस में होता है, बट आपको थ्योरी में ऐसा नहीं मानना है। वर्कलोड उसका बिना मतलब नहीं बढ़ाते रहना है कि हाँ उसने ये टारगेट पूरा कर लिया तो और टारगेट बढ़ा दो। अगेन हम प्रैक्टिस की बात और थ्योरी की बात अलग अलग है। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड द एम्प्लॉय अप्रोप्रिएटली, हाँ ये करो, अगर कोई इतना अच्छा काम कर रहा है जूनियर्स को भी सिखा रहा है उसे रिकॉग्नाइज करो, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या स्टार एम्प्लॉय इस तरह का करके उसे कुछ अवार्ड दो, रिवॉर्ड करो, ये इसका होना चाहिए। तो आंसर इज ऑप्शन सी, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड द एम्प्लॉय अप्रोप्रिएटली। रिकॉग्निशन मोटिवेट्स हाई परफॉर्मर्स एंड एनकरेजेस अदर्स टू improve. इट ऑल्सो हेल्प्स रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आप लोगों को मोटिवेशन वाली यूनिट जो आरबीआई ग्रेड बी के वीडियोस में है वो पढ़ने के लिए बोली थी, मैंने आप लोगों को उसको पीडीएफ में भी दिया हुआ है, तो ये आपका मोटिवेशन का एक तरह से पार्ट हो गया। तो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएगा कि मोटिवेशन क्या बोलता है, इस तरह से सिचुएशन बेस आ सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें मेरी नज़र में कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ कुछ सिचुएशन बेस्ड भी आएंगे, उसी तरह से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो चलो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या नहीं है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये तो ह्यूमन रिसोर्स का ही काम है, वही करेगा। एम्प्लॉय वेलफेयर, ये भी ह्यूमन रिसोर्स का काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मतलब। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये भी इसी का पार्ट है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी इसी का पार्ट है। कैश रिजर्व रेशियो का काम जो होता है, बैंक के अंदर अलग से कमिटीज होती हैं या अलग से डिपार्टमेंट होते हैं, बेसिकली अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ही कुछ ना कुछ पार्ट होता है जो ये सब देखता है, अकाउंट का या फाइनेंस का। दैट मीन्स ये एचआरएम का पार्ट नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सीआरआर मैनेजमेंट इज द बैंकिंग रेगुलेटरी फंक्शन हैंडल्ड बाय ट्रेजरी एंड फाइनेंस, तो ये डिपार्टमेंट होते हैं, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। एचआरएम सिर्फ और सिर्फ पीपल रिलेटेड एक्टिविटीज को देखता है, जैसे कि रिक्रूटमेंट हुआ, ट्रेनिंग हुआ या एम्प्लॉय वेलफेयर हुआ। तो ऑप्शन डी है कि ऑप्शन डी एचआरएम का पार्ट नहीं होता है। तो क्वेश्चन है, दो एम्प्लॉयज है जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग कस्टमर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ऐसे में ब्रांच मैनेजर का पहला एक्शन क्या होना चाहिए? सस्पेंड बोथ एम्प्लॉयज। अगर सस्पेंड कर दोगे तो बात ही क्या हुई, ऐसे तो लोग लड़ते रहेंगे, तुम सबको ऐसे सस्पेंड कर दोगे, ब्रांच कहाँ से चलाओगे, तो ये तो नहीं होगा। इग्नोर द इशू, ये भी नहीं है, आपके दो सबऑर्डिनेट्स आपस में लड़ झगड़ रहे हैं किसी भी चीज की वजह से, तो आप इशू ऐसे तो इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी नहीं होगा। नीचे से देखते हैं, ट्रांसफर बोथ एम्प्लॉयज इमीडिएटली, ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा, आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा कोई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना, आपको अपनी ब्रांच भी तो चलानी है, तो ये भी नहीं होगा। डिडक्ट सैलरी फ्रॉम बोथ एम्प्लॉयज, तो वो काम ही क्यों करेंगे, अगर बिना मतलब की बात पे कुछ इशू है सिर्फ उसकी बात पे उनकी सैलरीज अगर कट करते रहोगे तो फिर वो लोग काम नहीं करेंगे, ना ही उन्हें काम करने का मन करेगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। तो लिसन टू बोथ पार्टीज एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इम्पार्शियली, ये सही ऑप्शन है कि दोनों लोगों को सुनो, समझो क्या इशू है, और इम्पार्शियल होके मतलब एक बिल्कुल न्यूट्रल स्टेंस लेके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो। तो ये आपका एज अ ब्रांच मैनेजर फर्स्ट सेक्शन होना चाहिए। Listen to both parties and resolve the conflict impartially. Managers should resolve conflicts through fair discussion and objective decision making. Early conflict resolution promotes teamwork and healthy work environment. ठीक, अगले पर चलते हैं। Which leadership style generally promotes higher employee participation in decision making? कौन सी लीडरशिप स्टाइल के अंदर डिसीजन मेकिंग में ज्यादा अच्छा पार्टिसिपेशन आता है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप और कोएर्सिव लीडरशिप। अब ये लीडरशिप का मैंने आप लोगों को वीडियो दिया हुआ था पढ़ने के लिए, जो आरबीआई ग्रेड बी के लिए मैंने पढ़ाया था, जिसमें ये सारा पढ़ाया है, और आपको मैंने पीडीएफ में भी दिया हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, इन पांचों लीडरशिप के बारे में दो दो लाइन लिखकर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, डेमोक्रेटिक में क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक में क्या होता है, ऑथोरिटेरियन में क्या होता है और कोर्सिव में क्या होता है। करेक्ट आंसर इसका डेमोक्रेटिव हो जाएगा, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग, दिस इंप्रूव्स कमिटमेंट, क्रिएटिविटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग टीम मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Which factor is most likely to improve employees motivation and retention in bank? एम्प्लॉय को बैंक में रिटेन करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए कौन सा फैक्टर जरूरी है? ऑप्शन ए फ्रीक्वेंट ट्रांसफर विदाउट कंसल्टेशन। इससे तो एम्प्लॉय का मन ही हट जाएगा, तो परेशान हो जाएगा कि बार बार यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते रहते हैं। तो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फियर ऑफ पनिशमेंट, फियर ऑफ पनिशमेंट से डर बैठेगा, डर बैठेगा तो मोटिवेशन और रिटेंशन को तो काम भी खत्म। लैक ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, ये तो कि नहीं होते, कोई बात ही नहीं करेगा, कोई इसका इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो भी उसका मन नहीं करेगा, वो मोटिवेट कैसे फील करेगा? क्लियर करियर ग्रोथ, रिकॉग्निशन, फेयर ट्रीटमेंट, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ये जरूरी होता है। क्लियर करियर ग्रोथ, रिकॉग्निशन, फेयर ट्रीटमेंट, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ये सब मिलेगा तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड भी रहेगा, बैंक में रहना भी चाहेगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। एक्सेसिव वर्कलोड विदाउट सपोर्ट, ये भी कोई तुक नहीं होती है। ये तो ना कि काम लाते रहो तो मोटिवेट तो होएगा ही नहीं। मोटिवेट तभी होगा जब उसका करियर की ग्रोथ दिखेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा, फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो एम्प्लॉय रिमेन मोटिवेटेड व्हेन दे सी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड रिसीव फेयर ट्रीटमेंट, रिकॉग्निशन एंड कंटिन्यूअस लर्निंग आल्सो इंप्रूव एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। A brand manager wants to reduce employee turnover and improve job satisfaction. Which HR practice is likely to be most effective? ब्रांड मैनेजर को एम्प्लॉय का टर्नओवर रिड्यूस करना है, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाना है। एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब कि एम्प्लॉय कितनी जल्दी जल्दी जॉब छोड़कर जा रहे हैं, उसे एट्रिशन रेट भी कहा जाता है कि एम्प्लॉय जब बहुत ज्यादा जॉब छोड़कर जाते रहते हैं। तो कौन सा एचआर प्रैक्टिस ज्यादा इफेक्टिव होगी? फ्रीक्वेंट ट्रांसफर विदाउट डिस्कशन, बिल्कुल नहीं। क्लियर कैरियर प्रोग्रेशन, रिकॉग्निशन एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ये बिल्कुल होगा। अगर एम्प्लॉय को उनका क्लियर करियर प्रोग्रेशन दिखेगा, रिकॉग्निशन दिखेगा, एम्प्लॉय डेवलपमेंट दिखेगा, तो ये तो इंटरेस्टिंग है, अच्छा भी है एम्प्लॉयज के लिए, तो एम्प्लॉय रुकना चाहेंगे। इंक्रीजिंग वर्कलोड फॉर ऑल एम्प्लॉयज, ये कोई तुक नहीं होती है। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग विदाउट फीडबैक, ये भी कोई तुक नहीं होती है। लिमिटिंग ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, ये कर दोगे तो एम्प्लॉय वैसे ही रुकना नहीं चाहेगा अगर उसका लर्निंग डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर इज ऑप्शन बी, क्लियर करियर प्रोग्रेशन, रिकॉग्निशन एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। Employees are more likely to stay when they see growth opportunities and receive recognition. Career development also enhances organizational commitment. In human resource planning, the first step is to, पहला स्टेप क्या रहेगा? Conduct performance appraisal, recruit new employees, forecast organization's manpower recruitment, so requirement, prepare the payroll, transfer employees between branches. तो ह्यूमन रिसोर्स को आप जब प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे? परफॉर्मेंस अप्रेजल तो जब आपका एम्प्लॉय आ जाएगा, साल भर काम कर लेगा, उसके बाद होएगा। रिक्रूट न्यू एम्प्लॉयज, न्यू एम्प्लॉयज को तब तक रिक्रूट नहीं कर सकते जब तक ये नहीं पता चलेगा कहां पर, किस डिपार्टमेंट में, किस बैकग्राउंड के, किस एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस लेवल के कितने लोग चाहिए। फोरकास्ट ऑर्गेनाइजेशन मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट काम है। ऑर्गेनाइजेशन की मैन पावर रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करना कि आज इतने लोग हैं, मुझे 6 महीने बाद इतने लोग रिटायर होते हुए दिख रहे हैं, या इतने लोग नोटिस पीरियड पर चल रहे हैं, इतने लोगों की रिक्वायरमेंट 1 महीने बाद पड़ेगी, इतने एडिशनल लोग 6 महीने बाद चाहिए होंगे, ये हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला काम तो यही है। जब आपको मैन पावर रिक्वायरमेंट पता चलेगी उसके बाद आप उन्हें रिक्रूट करोगे। रिक्रूट करके जब वो जॉब कर रहे होंगे तब आप उनका पेरोल प्रिपेयर करोगे, फिर उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा या फिर बिटवीन द ब्रांचेस एम्प्लॉय का ट्रांसफर होगा। तो एचआर प्लानिंग begins with estimating future workforce needs. This helps ensure the right number of employees with the right skills are available. So forecasting the organization's manpower requirement is the correct answer. Which of the following best describes delegation by a branch manager? Option A, assigning work while retaining overall accountability. हम ब्रांच मैनेजर ने काम डेलीगेट करा, हम उसकी बात कर रहे हैं। Assigning work while retaining overall accountability, transferring complete responsibility to subordinates, avoiding supervision of employees, giving only routine work to employees, sharing confidential customer information, है ना? तो काम डेलीगेट करा है, जब काम डेलीगेट करा है तो असाइनिंग वर्क वाइल रिटेनिंग ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी, मतलब काम तो असाइन करते बट ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी किसकी है? वो ब्रांच मैनेजर की है। हर जगह यही होता है कि काम आप लोग कर रहे हो बट ओवरऑल जो जवाबदेही है वो आपके बॉस की होती है। तो ऑप्शन ए तो सही हो गया। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रांसफरिंग कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबॉर्डिनेट्स, ये नहीं हो सकता, पूरी की पूरी जिम्मेदारी आप सबॉर्डिनेट्स के ऊपर नहीं डाल सकते। अवॉइडिंग सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉयज,
ये भी नहीं हो सकता। आप ब्रांच के मैनेजर हो, आप ब्रांच के हेड हो, जो भी कोई आपकी ब्रांच में काम कर रहा है वो आपका जिम्मेदारी का एम्प्लॉय है। गिविंग ओनली रूटीन वर्क टू एम्प्लॉयज, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ रूटीन वर्क दिया तो एम्प्लॉय तो बोर ही हो जाएगा, ना उसे मोटिवेशन मिलेगा, उसे लगेगा क्या है यार सुबह आओ बस वही काम करते रहो। नहीं, वो नहीं होता। आप डेलीगेट कर रहे हो, रूटीन वर्क तो उसका है ही है, वो आप डेलीगेट नहीं कर रहे। डेलीगेट आप अपना या अपने हिसाब से काम करते हो, कुछ एडिशनल काम करते हो। शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ये तो वैसे ही गलत है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो आपको शेयर करनी ही नहीं होती है किसी के साथ, फिर चाहे आपका बॉस हो या कुछ भी हो, जब तक वो आपकी रेगुलर जॉब का पार्ट ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असाइनिंग वर्क वाइल रिटेनिंग ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन में क्या होता है, कुछ काम करने की अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी जाती है, बट जो मैनेजर होता है वो अकाउंटेबल रहता है फॉर द फाइनल आउटकम। इट इंप्रूव्स एफिशिएंसी एंड डेवलप एम्प्लॉयज। A branch manager identifies a skill gap in digital banking among employees. Which HR function should be used to address this issue? तो ब्रांच मैनेजर ने ये देखा कि उसके कुछ एम्प्लॉयज है जिनके पास स्किल डेवलप नहीं है प्रॉपर्ली डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड, या उनके पास नॉलेज नहीं है प्रॉपर। तो इसमें कौन सा एचआर फंक्शन लगेगा इस इशू को एड्रेस करने के लिए? डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग क्यों ही करोगे, ऐसा तो है ना आप नौकरी से निकाल दोगे। नौकरी से निकाल दोगे तो ब्रांच कैसे चलाओगे? दोबारा स्टाफ तो मिल गया, वो इतनी जल्दी नहीं मिलना होता। जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन करके क्या होगा, जॉब का तो पार्ट है ही है। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, ये बिल्कुल इसका पार्ट है। अगर स्किल का गैप है तो स्किल डेवलप कराओ, उसके लिए ट्रेन करो। हर कंपनी की जिम्मेदारी होती है अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना टाइम एंड टाइम। सैलरी रिडक्शन, ये भी कोई तुक नहीं होती, सैलरी रिड्यूस क्यों करोगे भाई, नहीं आता तो नहीं आता, सिखाओ। और परफॉर्मेंस रैंकिंग, ये भी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि इस सबसे आप वो स्किल गैप को फिल नहीं कर सकते। जो स्किल गैप बन गया है, इस स्किल गैप को दूर कैसे किया जाएगा? दूर तो तभी होगा ना जब वो उस चीज को सीखेगा या कोई सिखाएगा। सीखने सिखाने का काम किसका? ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट का। तो आंसर इज ऑप्शन सी, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। ट्रेनिंग से क्या होगा, एम्प्लॉयज की नॉलेज एनहेंस होगी, उनके स्किल्स बढ़ेंगे टू मीट चेंजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। बैंकिंग में डिजिटल कॉम्पिटेंसी एसेंशियल है फॉर क्वालिटी कस्टमर सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? अब इसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन के एग्जांपल का हमसे पूछा गया, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है। रिसीविंग एन एनुअल बोनस, गेटिंग प्रमोशन विद हायर सैलरी, वर्किंग हार्ड बिकॉज द जॉब इटसेल्फ इज सेटिस्फाइंग एंड मीनिंगफुल, रिसीविंग ओवरटाइम अलाउंस, विनिंग अ कैश इंसेंटिव। देखो, एनुअल बोनस आपको मिल रहा है तो एनुअल बोनस मतलब कंपनी आपको काम करने पे कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, तो आपका जो भी इसके अंदर मोटिवेशन हुआ वो एक्सटर्नल हुआ, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हुआ, बाहर से आपको पैसा देके मोटिवेट किया जा रहा है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। गेटिंग अ प्रमोशन विद हायर सैलरी, अगेन ये भी आपको बाहर से कुछ एक एक्सटर्नल फैक्टर है, तो ये भी नहीं होगा। आपको इस ऑप्शन सी में है कि जॉब इटसेल्फ इज सेटिस्फाइंग एंड मीनिंगफुल, आपको लग रहा है कि आपका काम बहुत अच्छा है, इसलिए आप ज्यादा काम करना चाह रहे हो। तो यही आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि आपको अंदर से वो काम करना पसंद आ रहा है। रिसीविंग ओवर टाइम अलाउंस, ये भी एक्सट्रिंसिक है। विनिंग अ कैश इंसेंटिव, ये भी एक्सट्रिंसिक फॉर्म ऑफ मोटिवेशन ही है। तो इसका आ जाएगा वर्किंग हार्ड बिकॉज द जॉब इटसेल्फ इज सेटिस्फाइंग एंड मीनिंगफुल। एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगी? इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम्स फ्रॉम पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड इंटरेस्ट इन द वर्क इटसेल्फ। इट ऑफन लीड्स टू सस्टेन्ड हाई परफॉर्मेंस। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही रहेगा, हमारे क्वेश्चंस हो गए। जो भी आप लोगों के इसमें डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया हो, स्क्रीनशॉट लेके ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। UPCBL 2026 ये डाल के आप सर्च करेंगे, आप लोगों को टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। जो भी आप लोगों का फीडबैक है, कुछ आपको गलत लगता है, कुछ आप लोगों को सजेशन चाहिए, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पर ही मेरे को। और जैसे आप लोगों को मैंने पिछले सीरीज के अंदर भी बोला था, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, कोशिश करिए कि मेरे आंसर बताने से पहले उसका आंसर अगर आप लोग टाइप कर सकते हैं तो टाइप करके मेरे को उसका आंसर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।